हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आरसेट 2026 में मैथमेटिकल साइंस के लिए लीनियर अलजेब्रा शुरू किया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा था। उसकी डेफिनेशंस, थ्योरी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज वो हमने देखे थे। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो सेट या इसके लेवल की कुछ और एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो हम देखेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। इसमें हमने करीब 15 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें हमने हर्मिशियन मैट्रिसेज, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, निलपोटेंट, स्क्यूमेटिक मैट्रिक्स और बाकी कुछ और टॉपिक है जो हमने इसमें कवर किए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो। प्रत्येक क्वेश्चन में आप एक कर सकते हैं कि जैसे ही मैं क्वेश्चन वाली स्लाइड लेकर आऊँ, आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद आप देखें कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेज देन ए बी माइनस बी ए। तो सबसे पहले हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से हो कि उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स खुद आ जाए, तो वो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। और ए और बी दोनों हर्मिशियन दिए हुए हैं, तो ए स्टार इक्वल ए होगा और बी स्टार इक्वल बी होगा। स्टार का मतलब है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब हम ए बी माइनस बी ए की बात करें, तो ए बी माइनस बी ए, क्योंकि हर्मिशियन दिया हुआ है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बात की हुई है, तो हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। अब दो प्रॉपर्टी देखते हैं। हमने देखा था ए प्लस माइनस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज स्टार क्या होता है? ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस माइनस बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। दूसरी चीज़ हमने देखी थी, अगर दो मैट्रिसेज का मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, तो होगा बी स्टार इक्वल ए स्टार। रिवर्स लॉ फॉलो होता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए बी स्टार माइनस बी ए स्टार, अलग अलग पर हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी स्टार अप्लाई कर दिया। अब इसमें रिवर्स लॉ फॉलो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्टार ए स्टार माइनस ए स्टार बी स्टार। अब हमको पता है कि ए स्टार की वैल्यू ए है, बी स्टार की वैल्यू बी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ए माइनस ए बी। और अगर हम इसको हमारे इस मैट्रिक्स से कुछ कंपेयर करें, तो पता चलेगा कि एक नेगेटिव अगर हम बाहर ले लें, तो हमारे पास आ रहा है ए बी माइनस बी ए। तो इससे हमें क्या चीज़ मिली? ए बी माइनस बी ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। और हमने देखा था लास्ट क्लास में कि अगर किसी मैट्रिक्स के लिए ए स्टार इक्वल माइनस ए आता है, तो वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ए बी माइनस बी ए है, ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगा। चेक करते हैं। ये देखो, इसका आंसर स्क्यू हर्मिशियन आ गया। अब आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन में हमारा 1-1.5 मिनट लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। 1-1.5 मिनट आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, हम थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं, और हम जो क्वेश्चंस थे उसमें जो डेफिनेशन यूज हुई है वो देख रहे हैं। बाकी अगर आप खुद इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और बताना है क्या ये जीरो होगा, क्या ये नॉन जीरो रेशनल नंबर होगा, क्या ये इरेशनल नंबर लेस देन 1 होगा या इरेशनल नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसको हम चेक करें, तो हमने देखा था कि ये इसका मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी रो के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1, 22/7, 1 एंड 5। बाकी के जो दो एलिमेंट है वो जीरो है, तो यही बचेगा। इसका हम मैट्रिक्स का कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास आएगा पाई माइनस 22/7। ये हमारे पास वैल्यू आई। अब देखने लायक बात यह है कि कुछ स्टूडेंट इसको देखते ही डायरेक्ट जीरो आंसर कर देंगे, पर ये जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 22/7 नहीं होती है, ये इसकी लगभग वैल्यू है। पाई लगभग बराबर होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट इतना नहीं होता, इसलिए जीरो नहीं होगा। आपको ध्यान देना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, पाई की वैल्यू 22/7 22/7 नहीं होती है, इसलिए ये जीरो नहीं होगा। आप इसका ध्यान रखें।
तो क्या होगा, ये लगभग बराबर होती है तो एक बहुत छोटा नंबर आ जाएगा जो कि नॉन जीरो होगा। लेकिन पाई है एक इरेशनल नंबर, पाई है इरेशनल नंबर, और 22/7 है एक रेशनल नंबर। और जब हम इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर ही बचेगा। तो बी ऑप्शन है, इसमें रेशनल नंबर होने की बात कही है वो गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में ग्रेटर देन 1 होने की बात कही है वो भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर बचेगा सी, क्योंकि ये काफ़ी छोटा नंबर होगा लेकिन ये इरेशनल नंबर होगा। तो देखो आंसर हमारा सी है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन है, अगर ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, वो इन्वर्टिबल होता है, ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, तब मैट्रिक्स बी जो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है वो क्या होगा। तो हमने देखा था कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है इसकी पावर n-2 मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स यानी ए। अब n क्या है, n हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ हमारे पास 5, तो 5 की पावर 3-2 मल्टीप्लाई विद ए हो जाएगा 5a। तो ये आपको याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 मल्टीप्लाई विद ए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 5a यानी बी हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन 4, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स इज शोन बिलो इच। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज के सम के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है वो सिमेट्रिक होता है और ये वाला पार्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है तो हम केवल ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होंगी। तो अगर हम देखें कि ऑप्शन सी है, इसकी डायगोनल एंट्रीज सारी एंट्री 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन सी तो डायरेक्ट ही नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखें तो स्क्यू सिमेट्रिक में ये जो एंट्रीज है वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये एंट्री इक्वल नहीं है। मैं इसको अलग अलग आकृति से इसलिए दर्शा रहा हूँ ताकि आप चेक कर पाएँ कि कौन कौन सी हमें चेक करनी है। ए आई जे इक्वल नेगेटिव ऑफ ए जे आई, ये स्क्यू सिमेट्रिक की बात होती है। सिमेट्रिक में ये इक्वल होती है, तो ये अभी हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 6 और 6 बराबर आ रहे हैं, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से चेक करना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक है, हमको देखना है कि ए से कौन सा बनेगा। तो हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने ए ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम बना दिया 6 8 5, और दूसरा कॉलम हो जाएगा 4 2 3, तीसरा कॉलम हो जाएगा 9 7 1। ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 0 4 और -4, और इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ कि जगह हमारे पास कम है। 0 4 -4 -4 0 -4 5 4 0। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के लिए हमें 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 2 -2 -2 0 -2 5 5 नहीं है, ये क्या है 4, ये 4 था यहाँ पे, तो ये बच जाएगा 2 2 और 0। अब देखो आपका जो आंसर है वो ए आ गया, लेकिन आपको एग्जाम में इतना सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सी और डी ऑप्शन तो डायरेक्ट ही आपने इसको डिस्कार्ड कर दी थे देख करके। ए और बी में से चेक करना तो फर्स्ट एंट्री तो आप चेक मत करो, अगर आप केवल सेकंड एंट्री भी चेक कर लेते यानी सेकंड 2 भी निकाल लेते
तो हमें पता चल जाता है इसमें 2 आ रहा है, इसमें -2 आ रहा है, तो इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। तो हम डायरेक्ट कह देते कि बी में -2 आ रहा है, जब हमारा आंसर में 2 आना चाहिए, तो बी भी ऑप्शन नहीं है, तो ए आंसर है। हमें पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल सेकंड एंट्री भी कैलकुलेट कर लेते तो हमारा काम चल जाता। इसका आंसर ए आ गया। अब है ए अगर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ए 4/4 का मैट्रिक्स है, और 1 की पावर 5 ए रेज़ टू पावर 5 नल मैट्रिक्स है। तो हमें चेक करना है क्या ए की पावर 4 आइडेंटिटी होगा, ए के बराबर होगा, 0 होगा या -i होगा। अभी देखो, अगर ए की पावर 5 नल मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ए है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। और हमने देखा था निलपोटेंट मैट्रिक्स का मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो उसके ऑर्डर के बराबर हो सकता है, यानी कि ए की पावर 4 करने पर पक्का 0 आया ही होगा, नहीं तो ए की पावर 5 करने पर 0 नहीं आता। अगर जितना ऑर्डर है उतनी पावर करने पर मैट्रिक्स 0 हो रहा है तब वो निलपोटेंट है। उस अगर तब तक वो 0 नहीं हुआ तो उसके आगे कितनी भी पावर हो फिर वो 0 नहीं होगा। तो ए की पावर 4 हमारा 0 आ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया और फोर्थ भी गलत हो गया। बात करते हैं बी और सी की। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए कि सी ऑप्शन तो हमारा सही आंसर आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन बी में क्या पॉसिबिलिटी है? बी में ये पॉसिबिलिटी है अगर ए हमारा खुद 0 मैट्रिक्स हुआ होता, अगर ऐसा हुआ था तो हमारा ए रेज़ टू पावर 4 भी 0 यानी ए के बराबर आ जाता। लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है कि ये सही होगा, तो हमें सबसे ज़्यादा जनरल केस है वो लेकर चलना है, क्योंकि अब स्पेशल केस आ रहा है अगर ए इक्वल 0 है यानी नल मैट्रिक्स है तो ही ये चीज़ वैलिड है। तो इस हिसाब से हमारा बी आंसर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करे। हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सी आंसर है। अच्छा, अब देखते हैं एम बी द मैट्रिक्स शोन बिलो देन एम रेज़ टू पावर 2019 इक्वल्स। एम दिया हुआ है, एम की पावर 2019 क्या आएगा? हम 2019 बार तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे एक दो बार कैलकुलेट करके उसका आइडिया लगा लेंगे। एम स्क्वायर क्या होगा? 1101 मल्टीप्लाई विद 1101, तो हमारे पास क्या आ गया? 1101 1 और 1 2 1 0 0 0 0 0 आ गया, और ये हो गया 0 0 1। ये हमारे पास एम स्क्वायर आ गया। अगर हम एम क्यूब कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा? एम स्क्वायर मल्टीप्लाई एम यानी 1201 मल्टीप्लाई विद एम 1101। इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ रहा है 1 3 0 और 1। तो इससे पता चल रहा है कि हम जैसे जैसे पावर बढ़ाती जा रही है, जितनी पावर बढ़ती जा रही है, ये जो एंट्री है ये वाली, ये उतनी ही होती जा रही है पावर के बराबर। अब बाकी अगर मैट्रिक्स की बात करें तो इनमें तो वो जो पैटर्न है फॉलो नहीं हो रहा है, केवल डी ऑप्शन में पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम एक या दो बार मल्टीप्लाई करने पर पता लगा पा रहे हैं कि ये हमारा आंसर होगा, डी हमारा आंसर है। एक है इफ के इज ए स्केलर, के कोई स्केलर दिया हुआ है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आई आइडेंटिटी है, तो बताने के ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए क्या होगा। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स बी है तो बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी की वैल्यू क्या होती है? तो वो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया कि के ए को हमने बी मान लिया, तो ये प्रॉपर्टी है, ये हमको पता है, हमने लास्ट क्लास में देखी थी। इससे हम लिख सकते हैं के ए डॉट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट को ए, जो हमारा आ रहा था डिटर्मिनेंट ऑफ वी मल्टीप्लाई आई, जिसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ के ए मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स ए से किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे कोई मैट्रिक्स है के और ए कोई एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाता है के रेज़ टू पावर एन मल्टीप्लाई विद डिटर्मिनेंट ए। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? के रेज़ टू पावर एन मल्टीप्लाई विद डिटर्मिनेंट ए और मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा ए है, ये आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर 4 का जिसका डिटरमिनेंट 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, अगर हमारे पास ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पे n क्या है? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ हमारे पास 3 और n दिया हुआ हमारे पास 4 - 1, 3⁻³ यानी 27 इसका आंसर हो जाएगा। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और ऑप्शन दिखते ही स्टूडेंट परेशान होते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन काफ़ी इजी रहता है ये। M2R, सबसे पहले स्टूडेंट इसको देख करके घबरा जाएंगे कि क्या हुआ। ये कुछ भी नहीं हुआ, एक 2x2 का मैट्रिक्स है जिसमें दिया हुआ है स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स, जहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है ABCD 2x2 का, और ये जो ABCD है कोई भी रियल नंबर हो जाएंगे, जैसे मान लो 2, 3, 5, 7 इस तरह का कुछ भी, तो 2x2 के मैट्रिक्स हैं। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि हमें केवल इतना दिया हुआ है कि M2 ऐसा है जिसमें रियल मैट्रिक्स हैं 2x2 वाले, और I कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको 4 करेक्ट ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो पहला तो ये है कि देयर एग्जिस्ट 2 डिफरेंट मैट्रिसेज A एंड B सच दैट AB + BA = I। क्या हमें दो ऐसे अलग अलग मैट्रिसेज दिख पा रही है जिनको इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आइडेंटिटी आ जाए? तो ऐसा हम बिल्कुल बना सकते हैं। पहला मान लो A बराबर I मान लो, और B बराबर 1/2 I मान लो। तो इसको मैं पूरा सॉल्व करने की वजह से लिखूँ AB + BA, तो क्या हो जाएगा? I × 1/2I + 1/2I मल्टीप्लाई विद I, और I और I का मल्टीप्लाई करने पर वो I ही आता है, तो ये बच जाएगा 1/2I + 1/2I = आइडेंटिटी। तो हमारे पास A और B ऐसे दो अलग अलग मैट्रिसेज मिल गए जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमारा करेक्ट हो गया, लेकिन हमें बाकी ऑप्शन पर भी विचार करना है अभी, क्योंकि हम एग्जाम में तो एक क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, हमें सॉल्व करने से खास ज़्यादा मतलब यहाँ पे सीखने से, तो हम बाकी ऑप्शन पर देखते हैं। तो सबसे पहले डी ऑप्शन से हम शुरू करते हैं, क्योंकि बी ऑप्शन में हमें थोड़ा सा सोचना है, तो वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि A⁻3 0 नहीं है, लेकिन A⁻4 0 है। अगर A⁻4 0 है, इसका मतलब ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होता। निलपोटेंट मैट्रिक्स होता तो ये 2 और 2+2 का है, तो मैक्सिमम A² = 0 हो जाना चाहिए था। अगर A² = 0 हो जाना चाहिए था, तो AQ = 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन AQ 0 नहीं है, A⁻4 0 है, तो ऐसा तो मैट्रिक्स संभव ही नहीं है। दूसरा है देयर एग्जिस्ट ए सिंगुलर मैट्रिक्स A सच दैट A² + I = 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है उसका डिटर्मिनेंट है वो 0 हो, और इसमें बोला है A² + I = 0, यानी कि A² = -I। अब बात करें कि दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट चेक करें, तो A² का डिटर्मिनेंट क्या होगा और -I का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये देखें। तो A² का डिटर्मिनेंट होगा A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई A का डिटर्मिनेंट इक्वल होना चाहिए I का डिटर्मिनेंट, और I - 1 की पावर n भी ले लेते हैं हम, क्योंकि हमारा नेगेटिव आया है। अब यहाँ से हो जाएगा 0, क्योंकि A का डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि सिंगुलर है। राइट साइड में आएगा प्लस या -1, तो कि यहाँ पे स्क्वायर है तो +1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब बी की बात करें, तो क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें AB - BA = I हो? तो अगर आप थोड़ा सा वैसे ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, तो लेफ्ट साइड में तो कुछ ऐसी चीज़ बन रही है कि अगर वो कम्यूट करते तो लेफ्ट साइड में तो 0 बचता और राइट साइड में आइडेंटिटी होता, तो वैसे पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम इसको ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये मैट्रिसेज हैं, कम्यूट करने का हमको पता नहीं है। तो हम कोई भी दो जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे A बराबर ले लिया हमने ABCD, और B बराबर ले लिया हमने EFGH। अब AB - BA, तो A का B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? AE + BG, AF + BH, CE + DG एंड CF + DH माइनस
बी ए क्या हो जाएगा, बी ए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख लेते हैं साइड में ताकि कैलकुलेट करना आसान रहे। बी ए हमारा हो जाएगा ए ई प्लस, सॉरी ए बी, नहीं हाँ ए ई प्लस एफ सी, दूसरी एंट्री हो जाएगी ई बी या बी ई प्लस एफ डी, और तीसरी एंट्री हो जाएगी ए जी प्लस एच सी, और चौथी एंट्री हो जाएगी बी जी प्लस एच टी। और ये हो जाना चाहिए हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर, यानी 1001। और जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बचेगा थोड़ा सा आगे जा करके। अगर इन दोनों मैट्रिसेस को डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ए ई से तो ए ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा बी जी माइनस एफ सी, दूसरे में बचेगा ए एफ प्लस बी एच माइनस ई बी प्लस एफ डी, तीसरे में सी ई प्लस डी जी प्लस ए जी प्लस एच सी, और चौथी एंट्री बचेगी एच डी से एच डी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सी एफ माइनस बी जी। ये आना चाहिए हमारे पास 1001 के लिए। और जब हम इसको सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम ऐसे कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं जो इन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, तो इस वजह से हमारे ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं मिल पाएगा। फिर भी आप एक बार इसको वर्कआउट करें, इस पर चेक करें कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, ये हमने डायरेक्ट आपको ही बताया था प्रॉपर्टीज में। हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज रियल होती है, तो ये हमारे पास आ गई। अच्छा, स्क्यू हर्मिशियन की क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी तो हर्मिशियन की तो रियल हो गई, स्क्यू हर्मिशियन की क्या होती है, स्क्यू हर्मिशियन की होंगी या तो जीरो या प्योरली इमेजिनरी, जीरो या प्योरली इमेजिनरी। क्वेश्चन 11, इफ द मैट्रिक्स शोन बेलो होल्ड्स एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं दो और इक्वेशन होल्ड कर रही है, तो ए और बी की वैल्यू क्या है। तो हम इनको सेटिस्फाई कर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a 2b 2c 2d प्लस -18 18 9 0 इक्वल होना चाहिए 18, यानी 18 1001। और ये होना चाहिए 2a माइनस 18 2b प्लस 18 2c प्लस 9 और 2d इक्वल होना चाहिए 1001 के। यहाँ से हम पहली एंट्री को पहले से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2a माइनस 18 इक्वल आ रहा है 1। एक मिनट हम थोड़ा सा देखते हैं, 1 नहीं आएगा 18 हो जाएगा, तो हमने 18 से मल्टीप्लाई किया। 2a माइनस 18 इक्वल आ रहा है हमारे पास 80, तो 2a बराबर आ जाएगा हमारे पास 36, तो a बराबर हमारे पास आएगा 18। a की वैल्यू तो 18 आ गई। b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, b की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, b की वैल्यू हम इस एंट्री से निकाल सकते हैं। 2b प्लस 18 इक्वल आ रहा है हमारे पास 0, तो 2b बराबर आ गया -18, तो b बराबर आ गया -9। तो a बराबर 18 b बराबर -9, हमारा ये आंसर हो गया। 12, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने देखा था कि ये क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी में था। क्वेश्चन 13, एम एंड आई मैट्रिक्स इज शोन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज एच जीरो मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं एम एंड आई, तो कौन सा जीरो होगा, तो हमें चारों चेक करनी पड़ेंगे। चारों को चेक करने के लिए हमें एम स्क्वायर निकालना है, तो एम स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। 2 -2 5 मल्टीप्लाई विथ 2 -2 5, ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 4 प्लस 4 यानी 8 हो जाएगा, -4 -10 यानी -14 हो जाएगा, -4 और
-10 यानी -14 और ये जाएगा 4 + 25 यानी 29 ये हो जाएगा। अब हमें -7m और -6m इसमें ऐड करना है। तो एक बार हम -7m ऐड करते हैं, एक बार हम -6m ऐड करते हैं। तो अगर हम -7m ऐड करेंगे इसका मतलब क्या होगा, 7m हम कैलकुलेट करें, 7m हो जाएगा 14 -14 एंड 35 और 6m क्या हो जाएगा 12 -12 एंड 30। तो एक बार हम -7m ऐड करेंगे, -7m -7m तो हो जाएगा -7m ऐड करने का मतलब 7m इसमें से घटा देंगे। तो 8 - 14 क्या हो जाएगा -6 -14 -14 हो जाएगा 0 और -14 -14 हो जाएगा 0 और हमारे पास 35 या 29 - 35 हो जाएगा -6। एक तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा हम इसमें से -6m यानी 6m मल्टी में नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास आ रहा है 12, 8 में से 12 माइनस किया तो -4 और -14 में से -12 माइनस किया तो -2, -14 -12 यानी -2 और 29 -30 क्या है ये, मैं खुद 30 -30 तो हो जाएगा -1। अब हम देखें कि इससे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, लेकिन ये कुछ -6i जैसा हो रहा है, यानी कि अगर हम इसमें 6i और ऐड कर दें तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो हम देखें कि m स्क्वायर -7m इसमें 6i हम ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो रहा है, यानी कि 0 मैट्रिक्स बन रहा है। तो हमारा बी आंसर होगा। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा मैंने ऐसे रफली कैलकुलेशन किए तो आपको अजीब लगे, तो आप एक बार साफ साफ कैलकुलेशन करके देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। बी इसका आंसर है। अब देखें, ए अगर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, डिटरमिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इफ एंड ओनली। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट तभी निकाला जाता है जब वो मैट्रिक्स है वो क्या हो, वो हो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी m और n की वैल्यू बराबर हो। तो m = n होने पर ये डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। ए अगर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सच दैट a² + i = 0, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमको पता है कि प्रत्येक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन होता ही है। क्यों? क्योंकि ये हो गया बड़ा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन, इसके अंदर ही होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये होता है अपना पूरा कॉम्प्लेक्स के लिए मान लो, ये अपना मान लो रियल के लिए। इसी तरह से हर्मिशियन मैट्रिक्स बड़ा भाग है और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो छोटा भाग है। प्रत्येक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन होता है, प्रत्येक स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू हर्मिशियन होता है। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, A² इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है -i और ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इस पे ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन लागू हो रही है, तो ये ऑर्थोगोनल होगा। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट हो सकता है आपको ना देखे, क्योंकि आपने जो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो स्क्वायर + i वाली पढ़ी थी, लेकिन अभी इसको हम होल्ड पर रख देते हैं। थर्ड है ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, ये हमारा हो सकता है ए हो सकता है कि ए हमारा मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर हो, लेकिन इसके बारे में हम श्योर नहीं कह पा रहे। हम पहले आते हैं डी पर, क्योंकि हो सकता है कि ये सही हो सकता है ये गलत हो। हमको एग्जैक्टली गलत बताना है, गलत स्टेटमेंट क्या है। चौथा है डी मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। अगर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर होता, ए स्क्यू हर्मिशियन है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है, हमको पता था ऑड ऑर्डर के स्क्यू हर्मिशियन जो मैट्रिक्स होते हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ये हमने पढ़ा था। अगर ऐसा होता तो A² अगर हमारे पास -i दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में 0 है, तो राइट साइड में -1 या +1 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये बराबर नहीं होते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था।
तो ये जो आंसर है ऑप्शन है हमारा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर डी हमारा आंसर है तो हम बी और सी को हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबली करेक्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं। पक्का करेक्ट होंगे ऐसा नहीं, क्योंकि ए के बारे में हमें प्रॉपर कोई जानकारी नहीं दी रही है, लेकिन ये पॉसिबली करेक्ट हो सकते हैं। अब सी की बात करते हैं, क्या सी करेक्ट होगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये ऑड ऑर्डर होता तब तो ये इसका डिटरमिनेंट 0 होता, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। ये चीज़ पॉसिबल है, इसका मतलब ए को इवन ऑर्डर का होना ही पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरह से ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो पहले हमने होल्ड पर इसलिए लिखा क्योंकि हम पहले फाइंड करना चाहते थे कि हमारे पास इनकरेक्ट मिल रहा है या नहीं। अगर हमारे पास इनकरेक्ट मिल रहा है जो कि पूछा हुआ है एग्जाम में, तो हम डायरेक्ट उसको ही टिक कर देंगे, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारा समय इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा डी आंसर हो गया। तो ये इसमें हमने कुछ क्वेश्चन से देखे थे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के कुछ हमने PYQs देखे हैं, और आगे हम इसको लीनियर अलजेब्रा को देखेंगे कि आगे हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप इन क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, और आप PYQ किसी बुक से या इंटरनेट से डाउनलोड करके या कहीं से भी आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप हमें बता सकते हैं, हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन मेरे सॉल्व करवाने की बजाय अगर आप खुद सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और या आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि इस सीरीज़ को हमें आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। और अगर आप इस चैनल को शेयर करके ग्रो करने में मदद करते हैं तो हम इस चीज़ को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।